हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। आज हम गेट 2020 में जितने सारे एलपीपी से क्वेश्चन आए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो गेट 2022 में एलपीपी से 1 मार्क्स का टोटल 3 क्वेश्चंस आया था और 2 मार्क्स का टोटल 2 मार्क्स क्वेश्चंस आया था। मतलब यहाँ से टोटल 7 मार्क्स आया था। ठीक है, टोटल 7 मार्क्स है। इनमें से जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है जो 1 मार्क्स का है। ठीक है, इसी क्वेश्चंस में बोला है कि D1 एंड D2 जो है वो डुअल प्रॉब्लम से ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम P1 एंड P2, और P1 एंड P2 हमारे पास गिवन है। ठीक है, देन पूछा है कि D1 एंड D2 इनफिजिबल होगा, P2 इनफिजिबल, D2 इनफिजिबल, D1 इनफिजिबल, D2 फिजिबल बट अनबाउंडेड, P1 इनफिजिबल एंड बट अनबाउंडेड एंड D1 इज फिजिबल। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे जो P1 हमारे पास जो प्राइमल दिया है, पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूंगी तो यहाँ से ये आ जाएगा। ये अगर हमारे पास x1 है और ये अगर हमारे पास x2 होता है तो ये माइनस ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, तो ये इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आ गया। अब क्या है, अब माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 है, और x1 और x2 सारे ग्रेटर इज इक्वल टू 0 है। मतलब इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये x1 और x2 को 0 सेटिस्फाई करने वाले जितने सारे पॉइंट्स है ये है हमारे पास, ये है हमारे फिजिबल रीजियन में आ रही है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स फिजिबल रीजियन में आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि हमारे पास, और यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसी प्राइमल के लिए ये है x1 माइनस 2x2। ठीक है, तो यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 है। तो मतलब यहाँ पे x2 का जो वैल्यू होगा वो ऑफकोर्स x1 से बहुत ही ज्यादा होगा, तभी ये x1 पॉजिटिव होने के बाद भी x2 का वैल्यू भी पॉजिटिव मिल रहा है हमें। ठीक है, तो इसीलिए, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 माइनस 2x2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रही है कि अगर x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू अगर इंफिनिटी की तरफ जाएगा ना, तो z का वैल्यू जो होगा वो भी माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, अगर x1 x2 इंफिनिटी तरफ जाएगा तो z की वैल्यू भी माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। मतलब यहाँ से ये मिल रहा है कि जो P1 है, मतलब यहाँ पे P1 के बारे में बाद में आएंगे, z जो हो गया हमारे पास इज इक्वल टू x1 माइनस 2x2, पहले प्राइमल के लिए ये अनबाउंडेड आ गया। अब जेड जब अनबाउंडेड आ गया मतलब क्या है कि P1 के पास जो है वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। P1 के पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। अब P1 के पास अगर अनबाउंडेड सॉल्यूशन होता है तो हमें पता है कि अगर प्राइमल के पास अनबाउंडेड होता है तो डुअल के पास क्या आ जाएगा, इनफिजिबल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो P1 हैज इनफिजिबल सॉल्यूशन। तो ये तो हमारे पास D1 के लिए कंक्लूजन आ गया। ठीक है, तो इसीलिए D1 इज फिजिबल, ये ऑप्शन डी जो है ये इनकरेक्ट हो गया। अब P2 जो है, ये P2 प्राइमल के लिए मिनिमाइजेशन x1 माइनस 2x2 वो सेम ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि ये माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 और x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 10। अगर हम यहाँ से एक माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू -10। तो अगर ये दो इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दो इक्वेशन मिला के एक इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम को फॉर्म कर रही है, इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसीलिए क्या आ जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम हो गया। तो इसीलिए ये जो P2 हो गया ना, ये P2 इनफिजिबल हो गया, इसकी कोई फिजिबल सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो P2 इनफिजिबल जब होता है तो हमारे पास ये थ्योरी आती है कि अगर प्राइमल इनफिजिबल होता है तो D2 क्या होगा, आइदर अनबाउंडेड होगा, D2 अनबाउंडेड होगा और इनफिजिबल हो जाएगा, आइदर अनबाउंडेड और इनफिजिबल। ठीक है, तो D2 आइदर अनबाउंडेड और इनफिजिबल। अब यहाँ पे आइदर अनबाउंडेड और इनफिजिबल इस तरीके से कोई ऑप्शंस में नहीं है, तो मतलब यहाँ से पार्टिकुलरली फाइंड करना होगा कि अनबाउंडेड है या फिर इनफिजिबल है, कौन है। तो सबसे पहले इसीलिए D2 को निकालना होगा। तो D2 क्या आ जाएगा हमारे पास,
D2 आ जाएगी। यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा क्योंकि प्राइमल में मिनिमाइजेशन था, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ क्या जाएगा, 10 of y1 प्लस 10 y2, ठीक है, सब्जेक्ट टू y1 माइनस y1 प्लस y2। ओके, इसके बाद आ जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। ये मैक्सिमम है तो लेस इज इक्वल टू साइन आ जाएगा और यहाँ पे आ गया 1 एंड -2, ठीक है। अब y1 एंड y2 ये दोनों जो वेरिएबल्स होगा ये अनरिस्ट्रिक्टेड आ जाएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, क्योंकि प्राइमल के पास दो इक्वेशन जो है वो इक्वालिटी है, दो कांस्टेंट इक्वालिटी है, तो इसीलिए अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन आ गया डुअल वेरिएबल्स, ठीक है। अब इसको हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इसको, ये y1 है हमारे पास और ये है y2। अब अगर इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो क्या आ जाएगा, -y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1, -y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1, तो ये इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। और y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 2, तो वो एक इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक, ठीक है, ये है y2। अब यहाँ पे पहले कांस्टेंट के लिए लेस इज इक्वल्स टू पॉजिटिव है, मतलब ये टूवर्ड्स द ओरिजिन आ जाएगा, और ये ओरिजिन है, और दूसरे कांस्टेंट के लिए लेस इज इक्वल्स टू नेगेटिव है, मतलब ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। और इन दोनों रीजियन में कोई कॉमन रैली में कोई कॉमन रीजियन नहीं मिल रहा है हमें, व कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं मिल रहा है हमें, तो इसीलिए ये D2 क्या हो गया, यहाँ से D2 जो है वो भी इनफिजिबल आ गया। D2 के पास भी कोई फिजिबल रीजियन नहीं है, कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, तो इसीलिए बोथ D1 एंड D2, ये ऑप्शन ए ये करेक्ट हो जाएगा कि बोथ D1 एंड D2 इनफिजिबल है, ये है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी 1 मार्क्स की क्वेश्चन है। इसमें x1 स्टार एंड x2 स्टार एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोला है इसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए, और λ1 स्टार, λ2 स्टार, λ3 स्टार ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है इसकी डुअल का। तो पूछा है कि समेशन ऑफ xi स्टार एंड समेशन ऑफ λj स्टार की वैल्यू क्या आ गया। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो प्राइमल प्रॉब्लम गिवन है यहाँ से इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना होगा। तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले इसको एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1/4 एंड x2/-8, तो x1/4 एंड x2/-8, तो कोई इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ये है हमारा पहला कांस्टेंट, ठीक है। फिर इसके बाद x1/5 एंड x2/10, ओके, ये अगर हमारे पास x2 है, ये है x1, सो x1/5 एंड x2/10, तो एक इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आ गया, ये है हमारे पास दूसरा कांस्टेंट। और तीसरा कांस्टेंट -x1 प्लस x2 लेस इक्वल टू 7 है, तो मतलब x1/-7 एंड x2/7 इज इक्वल टू, तो ये इस तरीके से ये थर्ड कांस्टेंट मिल गया हमें, ठीक है। तो हमारे पास ये जो रीजियन है, अब क्या करना है, हाँ, अब पहले कांस्टेंट के लिए गेटर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव है, तो मतलब टू अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। दूसरे कांस्टेंट के लिए भी गेटर इज इक्वल टू पॉजिटिव है, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और तीसरे कांस्टेंट के लिए लेस इज इक्वल्स टू पॉजिटिव है, तो मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन है। तो ये जो रीजियन है हमारे पास, ये रीजियन आ गया फिजिबल रीजियन, ठीक है। इस फिजिबल रीजियन के 3 पॉइंट्स है हमारे पास। यहाँ पे जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट ये है सेकेंड कांस्टेंट के लिए, तो ये आ जाएगा 5 0, ठीक है। अब ये पॉइंट है हमारे पास 1 एंड 2 की इंटरसेक्शन। अगर हम 1 एंड 2 का इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 3 एंड x2 इज इक्वल टू 4, तो ये पॉइंट आ गया 3 4। और यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है, ये 1 एंड 3 का इंटरसेक्शन, 1 एंड 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर यहाँ पे निकालेंगे 1 एंड 3 का, तो यहाँ से आ जाएगा x1 इज इक्वल्स टू 5, x1 तो 5 आ गया, और x2 का वैल्यू आ जाएगा 12,
ठीक है। अब इन पॉइंट्स में जेड का वैल्यू निकालेंगे हम। तो जेड एट द पॉइंट 5, 12 this is equal to 29, z at the point 3, 4 is equals to 11 and z at the point 5, 0 this is equal to 5। और यहाँ पे मिनिमाइज बोला था, मतलब जेड का जो मिनिमम वैल्यू ये 5 है, यही हमारा ऑप्टिमल वैल्यू है जेड का, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यू है। और x1 और कौन से पॉइंट में मिल रहा है हमें, 50 पॉइंट में। सो यहाँ से क्या मिल गया हमें, यहाँ से ये मिल गया कि x1 स्टार की जो वैल्यूज है वो है 5 और x2 स्टार की जो वैल्यू है वो है 0। ठीक है। अब x1 स्टार x2 स्टार जब मिल गया हमें, तब इसी के थ्रू हमें डुअल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना होगा यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम। ठीक है। तभी ये कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम से ये लैम्डा जे की वैल्यू आ जाएगा, तब हम इसको सम कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर ये तो हमारे पास आ गया क्या, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर इसी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को हम ये कांस्टेंट में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 5 माइनस ऑफ 0 दिस इज इक्वल टू 20 जो ग्रेटर इज इक्वल टू 8 है। ठीक है। तो ग्रेटर इज इक्वल टू 8 जब होगा, तब मतलब क्या है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी हो गया। पहले कांस्टेंट के लिए ये इनइक्वालिटी हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस बोलती है अगर प्राइमल के पास किसी भी कांस्टेंट में इनइक्वालिटी अराइज करती है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो डुअल वेरिएबल्स आएगा उसकी ऑप्टिमल वैल्यू 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक बार डुअल को निकाल लेती हूँ इसका। तो डुअल क्या आ जाएगा, डुअल आ जाएगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ 8y1 प्लस 10y2। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ कि x1 माइनस x2 ग्रेटर इज इक्वल टू -7। तो यहाँ से आ जाएगा -7y3। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट टू 4y1 प्लस 2y2 प्लस y3। इसके बाद आ जाएगा -y1 प्लस y2 प्लस y3। अब मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो लेस इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, और जो y आईज है y1 y2 y3 वो ग्रेटर इज इक्वल टू 0 है। तो हमारे पहले प्राइमल के लिए पहला कांस्टेंट वो इनइक्वालिटी आ गया। तो मतलब क्या है कि डुअल के करस्पॉन्ड जो उसकी करस्पॉन्डिंग जो डुअल वेरिएबल्स वो y1 है। तो y1 की ऑप्टिमल सॉल्यूशन में, डुअल की ऑप्टिमल सॉल्यूशन में y1 की वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब y1 स्टार जो आएगा वो 0 आ जाएगा। अब y1 स्टार यहाँ पे बोला है कि लैम्डा 1 स्टार, मतलब जो है लैम्डा 1 स्टार के साथ इक्वल। ठीक है। अब मैं दूसरा कांस्टेंट में ये x1 स्टार और x2 स्टार का वैल्यू पुट करती हूँ। तो यहाँ पे 2 इंटू 5 माइनस प्लस 0 इज इक्वल टू 10 प्लस 0 दिस इज इक्वल टू 10। तो मतलब यहाँ पे इक्वालिटी आ गया। अब तीसरे कांस्टेंट में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 5 प्लस 0 दिस इज इक्वल टू -5 जो लेस इज इक्वल टू 7 है। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे भी इनइक्वालिटी होल्ड कर गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो डुअल वेरिएबल्स है वो है y3। तो y3 का ऑप्टिमल वैल्यू y3 स्टार वो 0 आ जाएगा, जो एक्चुअली हमारे पास क्या गिवन है, लैम्डा 3 स्टार। तो ये इसका वैल्यू भी 0 आ गया। ठीक है। तो लैम्डा 1 स्टार ये 0 आ गया, लैम्डा 3 स्टार ये 0 आ गया। अब लैम्डा 2 स्टार की वैल्यू निकालने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस की जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो यूज करना होगा कि यहाँ पे x1 स्टार जो है वो है 5, मतलब वो ग्रेटर देन 0 है। तो अगर किसी भी वेरिएबल्स का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो डुअल कांस्टेंट है वो परफेक्ट इक्वालिटी होती है। तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डुअल कांस्टेंट क्या है कि 4y1 पहला कांस्टेंट है ये, 2y2 प्लस y3 इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है। अब y1 स्टार और y3 स्टार का वैल्यू तो 0 मिल गया हमें। तो 2 इंटू y2 स्टार ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से y2 स्टार की वैल्यू आ गया 1/2। तो y2 स्टार जो है वो एक्चुअली लैम्डा 2 स्टार है। सो लैम्डा 2 स्टार की वैल्यू भी 1/2 आ गया। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ गया 1/2। ठीक है। अब सम करना होगा। सो समेशन ऑफ एक्स आई स्टार प्लस लैम्डा जे स्टार this is equal to 5 plus 0 plus 0 plus 1/2 plus 0। तो ये आ गया हमारे पास 5.5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5.5।
ठीक है, ये आ गया हमारे पास करेक्ट आंसर। इसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 23। ये भी 1 मार्क्स की क्वेश्चन है, 1 मार्क की है ये क्वेश्चन। इसमें एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि x13 ये हमारे पास 6 वेरिएबल्स की वैल्यू 6 वेरिएबल्स है, इज द सेट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, ये बेसिक वेरिएबल्स की एक सेट गिवन है और पे बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बैलेंस्ड है। इसके बाद क्या बोला है कि मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है फ्रॉम ऑरिजिन टू डेस्टिनेशन, स्क्वायर कॉस्ट मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब कॉस्ट मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, तो इसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे जो बैलेंस्ड वार्ड लिखा था, ये बैलेंस्ड वार्ड का मतलब क्या है कि जो अवेलेबिलिटी है और डिमांड्स जो है, इसका जो साम होगा वो सेम होगा। ठीक है, मतलब 10 प्लस लैम्डा प्लस 5 प्लस 3 लैम्डा, दिस इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10 प्लस म्यू माइनस 5 प्लस म्यू प्लस 5 प्लस 15। तो यहाँ से आ गया कि 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 म्यू 2 म्यू प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 4 लैम्डा माइनस 2 म्यू, दिस इज इक्वल टू 10। ये है हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमें क्या देखना है कि यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स का सेट दिया है। बेसिक वेरिएबल्स का सेट दिया है मतलब यहाँ पे कहाँ कहाँ पे एलोकेशन होगा, ये तो उन्होंने बोल दिया है कि कहाँ पे एलोकेशन होगा। तो इसीलिए उसी सेट को हमें पहले एक बार देखना पड़ेगा कि कहाँ पे एलोकेशन हो रही है। यहाँ पे x13 मतलब यहाँ पे एलोकेशन होगा। ठीक है, x22 मतलब यहाँ पे एलोकेशन होगा। x23 यहाँ पे तो 10 एलोकेशन बोला है उन्होंने। अच्छा, इसके बाद x31 मतलब यहाँ पे होगा। इसके बाद x32 तो मतलब यहाँ पे, और x34 यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, अब सबसे पहले देखना है कि कौन सा रो और कौन सा कॉलम में ओनली 1 एलोकेशन है। तो सबसे पहले उसको फाइंड करना है। सबसे पहले ये जो पहला रो है इसमें 1 एलोकेशन है। ठीक है, इसमें 1 एलोकेशन है। उसके बाद हमारे पास जो पहला जो रो है, पहला जो कॉलम है उसमें भी 1 एलोकेशन है, और फोर्थ कॉलम में भी ओनली 1 एलोकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पहले रो वाइज में जाओ तो यहाँ पे ये 10 जो है ये अवेलेबिलिटी है, और यहाँ पे और कोई एलोकेशन नहीं है, मतलब यहाँ पे तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 आ गया। इसके बाद अगर मैं पहले रो में जाऊँ, पहले कॉलम में, तो पहले कॉलम में भी डिमांड 10 है, तो यहाँ पे और कोई एलोकेशन नहीं है, तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। इसके बाद अगर फोर्थ कॉलम में जाओ तो यहाँ पे डिमांड 15 है, तो यहाँ पे भी 15 एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे 15 हो गया। अब अगर मैं इस D3 कॉलम वाइज जाऊँ तो इसमें जो टोटल जो डिमांड्स है वो म्यू प्लस 5 है, और ये टोटल 10 प्लस 10 यहाँ पे डिमांड पूरी हो चुकी है। ये ही एलोकेशन है, और कोई एलोकेशन नहीं है। तो मतलब यहाँ से ये D3 कॉलम से हमें मिल रहा है कि ये D3 कॉलम से मिल रहा है कि ये म्यू प्लस 5 जो है ये 20 के साथ इक्वल होगा, 10 प्लस 10। मतलब यहाँ से म्यू का वैल्यू मिल गया हमें 15। अगर म्यू का वैल्यू 15 आ गया तो यहाँ से 1 से क्या आ जाएगा, 1 से ये आ जाएगा कि 4 लैम्डा की जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 10 प्लस 30 मतलब ये 40 आ गया। सो लैम्डा की वैल्यू आ गया हमारे पास 10, तो लैम्डा 10 आ गया और म्यू आ गया 15। तो अगर हम यहाँ पे ये म्यू और लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगी ये 10, ये आ जाएगा 20, ये 3 लैम्डा मतलब ये आ जाएगा 30, और लैम्डा प्लस 5 मतलब ये आ जाएगा 15। ठीक है, अब अगर मैं ये O2 इस रो वाइज जाऊँ तो यहाँ पे लैम्डा प्लस 5 जो है वो 15 है, यहाँ पे ऑलरेडी 10 एलोकेट हो गया है, तो मतलब और 5 यहाँ पे बचा है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 हो गया तो यहाँ पे जो डिमांड है वो 10 है टोटल, तो यहाँ पे और 5, यहाँ पे और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब सारे जो एलोकेशन है वो निकल गया यहाँ से। और यहाँ पे क्या पूछा था उन्होंने कि x32 का क्या होगा,
तो यहाँ पे x32 मतलब ये इसी सेल है, कौन सा सेल के बारे में बोल रही है, इसी सेल्स के बारे में। तो ये x32 में कितने एलोकेशन हुआ है, 5, तो ये x32 यहाँ पे 5 आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 23 जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद आ रही है ये क्वेश्चन नंबर 42 है, ये 2 मार्क्स का है। ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें इसमें बोला है कि अल्फा और बीटा जो है वो रियल नंबर से आ रही है और अल्फा जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। उसके बाद उन्होंने दो इक्वेशन दिया है और x1 x2 x3 x4 जो वेरिएबल्स है वो सारे ग्रेटर इज इक्वल्स टू 0 है। अब क्या निकालना होगा, हैज नो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब इसी सिस्टम के पास कोई बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस नहीं होगा। अब उस नहीं होगा तो कब नहीं होगा, जब ये अल्फा और बीटा के रेंज निकालना होगा कि कौन से रेंज के लिए अल्फा और बीटा कौन से रेंज में आएगा जिसके लिए इसी सिस्टम के पास कोई भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है 4 और नंबर ऑफ जो इक्वेशन वो है 2। ठीक है, तो इनमें से n माइनस m मतलब दोनों वेरिएबल्स जो आएगा वो उसको इक्वल्स टू 0 रखना होगा क्योंकि ये आएगा हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल। ठीक है, ये नॉन बेसिक वेरिएबल। तो इसीलिए क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज को, पहले नॉन बेसिक वेरिएबल्स को एक बार चूज करना होगा, मतलब कंडीशन, मतलब ये पे बहुत सारे केसेस आएंगे। अच्छा, कितने केसेस आएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 है और नंबर ऑफ इक्वेशंस 2 है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस यहाँ पे 6 एग्जिस्ट करेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस कितना आएगा, 6। ठीक है, इससे ज्यादा तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं, बेसिक सॉल्यूशन तो इससे ज्यादा नहीं आएगा। सबसे पहले मैं मान लेती हूँ कि x1 और x2 जो है वो है हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल, मतलब इसका वैल्यू मैं 0 मान लेती हूँ। अगर इसका वैल्यू 0 आ जाती है तो यहाँ से जो यहाँ से इसी जो सिस्टम है, इसी सिस्टम में से जो x3 और x4 के करस्पॉन्डिंग जो सिस्टम रहेगा उसकी जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आएगा वो b1 आती, वो अगर b1 होती है तो वो आ जाएगा अल्फा 0 0 1, ये उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सो सॉल्यूशंस एक्स बी वन ये आ जाएगा 8/अल्फा और बीटा, मतलब जो क्या सॉल्यूशन आ गया, तो जो ओवरऑल जो सॉल्यूशन है वो जो सॉल्यू, अच्छा एक चीज और यहाँ पे बी 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 वन की तो ये मैट्रिक्स आ गया, मतलब करस्पॉन्डिंग टू अब x3 एंड x4, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो है अल्फा और हमारे पास गिवन था अल्फा नॉट इक्वल टू 0। तो अगर b1 की डिटर्मिनेंट जब नॉट इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ से ये बेसिक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर गया हमारा, बेसिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब उन्होंने बोला है कि ये जो तो बेसिक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट हो गया और ये जो सॉल्यूशंस क्या आएगा, सॉल्यूशंस आएगा 0 0 8/अल्फा बीटा। ठीक है, अब 8/अल्फा बीटा इनमें से किसी एक को तो लेस देन 0 होना पड़ेगा क्योंकि ये तो बेसिक तो सॉल्यूशंस हो गया और सॉल्यूशन भी है, बेसिक सॉल्यूशन हो गया तो नो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब यह भी फिजिबिलिटी कंडीशन होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो फिजिबिलिटी कंडीशन जब होल्ड नहीं करेगा मतलब क्या है कि ये 8/अल्फा लेस देन 0 हो सकता है और बीटा लेस देन 0 हो सकता है और दोनों एक साथ में लेस देन 0 हो सकता है। ठीक है, तो इसी 3 केसेस अराइज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई डेफिनाइट कंडीशंस, डेफिनाइट कोई रेंज नहीं मिल रहा है हमें अल्फा और बीटा की कि जिसके लिए ये नो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा, तो इसीलिए हमें जो और भी केसेस आएगा वो केसेस भी कंसीडर करना होगा। तो सबसे पहले इसके बाद मैं लेती हूँ कि x1 और x3 को मैं 0 मान लेती हूँ। अगर x1 और x3 को 0 मान लेती हूँ मैं तो यहाँ से b2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा -2, b2 मैट्रिक्स आ जाएगा -2 0 -1 1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से x b2 ये आ जाएगा, x b2 आ जाएगा -4 एंड बीटा -4। ठीक है, तो -4 यहाँ से लेस देन 0 है ऑलरेडी और बीटा -4 लेस देन 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा, ये क्या होगा ये तो नहीं पता हमें।
फिर अगर मैं यहाँ पे x1 और x4 इन दोनों को 0 मानती हूँ तो यहाँ से B3 जो मैट्रिक्स ये आ जाएगा -2 अल्फा -1 0, ये आ गया। तो यहाँ से B3 ये आ गया माइनस ऑफ बीटा एंड 8 माइनस ऑफ 2 बीटा बाई अल्फा, ये आ गया। यहाँ से भी कोई कंक्लूजन्स नहीं मिल रहा है हमें, क्योंकि यह भी अल्फा और बीटा की कॉम्बिनेशन है। अगर इसके बाद मैं लेती हूँ कि x2 और x3 को 0, अगर x2 और x3 0 होता है तो B4 मतलब x1 और x4 की करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है वो आ जाएगा 1 0 1 1। ठीक है, यहाँ से XB4 ये मिल गया हमें 8 और -8 प्लस बीटा, मतलब यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा कि 8 0 0 -8 प्लस बीटा, ये सॉल्यूशन। अब फिर एक बार फिर से ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ B4 ये इसका डिटर्मिनेंट 1 है, मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये तो बेसिक सॉल्यूशन, ये तो बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन है लेकिन फिजिबिलिटी कंडीशन होल्ड नहीं करेगा तो अभी ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। अब 8 तो हमेशा 0 ग्रेटर देन 0 होता है, तो अगर इसको फिजिबल सॉल्यूशंस ना होने के लिए -8 प्लस बीटा को लेस देन 0 होना ही पड़ेगा, तो अभी ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से क्या मिल रहा है हमें बीटा लेस देन 8, तो यहाँ से बीटा की एक रेंज मिल गया हमें, बीटा लेस देन 8। ठीक है, इसके बाद मैं लेती हूँ कि x2 और x4 को 0, अगर x2 और x4 0 होता है तो यहाँ पे B5 हमारे पास आती है 1 अल्फा 1 0। ठीक है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आ जाएगा माइनस अल्फा, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ B5 वो आ जाएगा माइनस अल्फा जो नॉन जीरो है, मतलब ये सॉल्यूशन भी बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से क्या सॉल्यूशन मिल रहा है हमें XB5 दिस इज इक्वल्स टू, ये मिल गया हमें कि यहाँ से आ गया बीटा, बीटा आ गया एक और आ गया 8 माइनस बीटा बाई अल्फा। ठीक है, अब बीटा एंड 8 माइनस बीटा, बीटा तो लेस देन 8 है और 8 माइनस बीटा बाई अल्फा, तो ये इसको लेस देन 0 होना पड़ेगा, मतलब यही है कि अगर बीटा तो हमारे पास लेस देन 8 है। ठीक है, अगर मैं मानती हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है कि बीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 है 8 है, अगर इसी रेंज में बीटा आती है तो बीटा लेस देन 0 तो नहीं होगा, तो 8 माइनस बीटा, तो अगर इसी केस में 8 माइनस बीटा बाई अल्फा को लेस देन 0 होना ही पड़ेगा फॉर नॉट BFS। तो इसीलिए यहाँ से, और 8 माइनस बीटा जो है वो तो ग्रेटर देन 0 है, ये तो यहाँ से ही मिल रहा है कि 8 माइनस बीटा जो है वो ग्रेटर देन 0, तो इसीलिए अल्फा को लेस देन 0 होना ही पड़ेगा फॉर नॉट BFS फॉर दिस सॉल्यूशन। सो हमें दो डेफिनाइट रेंज मिल गया अल्फा और बीटा की, एक है अल्फा लेस देन 0 और एक है बीटा लेस देन 8। और एक केस और भी बचा है हमारे पास, अगर मैं x3 और x4 इनको 0 लेती हूँ, अगर मैं x3 और x4 को 0 लेती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो B6 आ जाएगा वो आ जाएगा 1 -2 1 एंड -1, और यहाँ से XB6 ये मिल जाएगा हमें -8 प्लस 2 बीटा और -8 प्लस बीटा, ये भी बीटा की कॉम्बिनेशन है। यहाँ से भी हम कुछ डेफिनाइट कंडीशंस, तो डेफिनाइट रीजियन तो नहीं मिलेगा अल्फा का। ठीक है, तो इसीलिए ये जो कंडीशन है अल्फा लेस देन 0 और बीटा लेस देन 8, ये है हमारा रीजियन, रिक्वायर्ड रीजियन, तो ये ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसी केस के लिए। इसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 48, ये भी बेसिक फिजिकल सॉल्यूशंस रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें अल्फा जो है वो 8 से मिल रहा है हमें और 300 बीटा वो एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है। अच्छा, यहाँ पे भी सेम चीज़, हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 है और नंबर ऑफ इक्वेशंस 2 है। ठीक है, और पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहले ये जो 3 0
जीरो बीटा, ये क्या था? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो या फिर कोई भी सॉल्यूशन हो, तो सॉल्यूशन जब होगा तब ये तो कांस्टेंट को तो सेटिस्फाई करेगा। तो अगर कांस्टेंट को वो सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 3 प्लस जीरो, ये ऐसे आ गया 6। तो ये तो 6 = 6 आ गया। फिर दूसरे कंडीशन, दूसरे इक्वेशन में ये आ जाएगा -3 प्लस जीरो प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से मिल गया हमें बीटा इज इक्वल टू 6। तो बीटा का वैल्यू तो हमें आ गया। अब निकालना होगा अल्फा का वैल्यू। तो अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? हमें वो केसेस डिस्कस करना होगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था कि यहाँ पे जो n माइनस एम, मतलब दो वेरिएबल्स को तो इक्वल्स टू जीरो रखना होगा, जो होगा हमारा नॉन बेसिक वेरिएबल्स। तो इसीलिए, और यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे 300 बीटा, मतलब ये तो x2 का कॉरस्पॉन्डिंग है, वो x3 का कॉरस्पॉन्डिंग है। तो x2 x3 उन्होंने पहले से जीरो चूज करके ये सॉल्यूशंस निकाला है। तो हमने जब केसेस कंसीडर करेंगे तो x2 और x3 को जीरो नहीं लेंगे, तो उसको छोड़ के बाकी सारे केसेस को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले मैं x1 और x2 को अगर मैं जीरो मानती हूँ, तो यहाँ से जो V1 जो मैट्रिक्स आएगा ना, x3 एंड x4 के करस्पॉन्डिंग, वो तो आ जाएगा 1 0 0 1। तो और यहाँ से आ जाएगा x B1 जो आएगा वो आ जाएगा 6 3। ठीक है, 6 3। ठीक है, तो यहाँ से जो सॉल्यूशन मिल गया हमें, वो क्या सॉल्यूशन मिल गया हमें कि 0 0 6 3, ये सॉल्यूशन आ गया। अब इसके बाद मैं मानती हूँ कि x1 और x3 को जीरो। अगर x1 x2 जीरो होता है तो b2 क्या आ जाएगा? -1 0 1 1, ये आ गया b2। यहाँ से x b2 आ जाएगा -6 9। अब ये तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, ये तो फिजिबिलिटी कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है, ये तो फिजिबिलिटी सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, एक चीज और, ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो बोला है उन्होंने, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना ऑलवेज ए फिजिबल सॉल्यूशन, ऑलवेज ए फिजिबल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑलवेज फिजिबल सॉल्यूशन होता है। वो बेसिक होगा या नहीं होगा ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन फिजिबल सॉल्यूशन तो हमेशा होगा। फिजिबिलिटी कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये सारे कंडीशन। तो यहाँ पे तो फिजिबल नहीं है, तो ये तो चला गया। फिर अगर मैं x1 और x4 को जीरो मानती हूँ, तो यहाँ से b3 इज इक्वल टू आ जाएगा -1 1 1 0। तो यहाँ से x b3 ये मिल गया हमें, x b3 मिल गया हमें 3 9, 3 9 मिल गया। तो यहाँ से क्या सॉल्यूशन आ जाएगा? यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा वो आ जाएगा 0 3 9 0। ठीक है, फिर अगर x2 x3 को जीरो उन्होंने ले लिया है, तो मैं x2 और x4 को जीरो मानती हूँ। x2 और x4 को जीरो मानूंगी तो यहाँ से b4 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 1 -1 0। और यहाँ से x b4 ये आ गया, x b4 आ गया हमारे पास -3 और -3 9। ठीक है, -3 9, तो ये भी फिजिबल नहीं है, ये भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए ये भी चला गया। फिर इसके बाद x3 और x4 को अगर जीरो चूज कर लूंगी तो यहाँ से आ जाएगा b5 इज इक्वल्स टू 2 -1 2 -1 -1 1, ये आ जाएगा। और x b5 दिस इज इक्वल्स टू 9 एंड 12। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन मिल गया हमें, यहाँ सॉल्यूशन मिल गया 9 12 0 0। तो मतलब हमारे पास 3 सॉल्यूशंस है, ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है और ये एक सॉल्यूशन है। बाकी दो सॉल्यूशन फिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स ये बेसिक सॉल्यूशन है, लेकिन फिजिबल नहीं है। और फिजिबल सॉल्यूशन तो ऑप्टिमल, फिजिबल सॉल्यूशन अगर नहीं है तो वो तो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन में नहीं आएगा। अब क्या करना है? अब उन्होंने एक सॉल्यूशन यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू 6 आ गया, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास? ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो है 3 0 0 6। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस में यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो ये मिनिमाइजेशन था, मतलब यहाँ से जेड मीन आ गया, क्या आ गया? जेड मीन आ गया 3 - 6 अल्फा।
जेड मीन है 3 - 6 अल्फा, और हमारे पास और 3 सॉल्यूशंस है, मतलब इसी 3 सॉल्यूशंस के करस्पॉन्डिंग जेड का जो वैल्यूज आएगा वो वैल्यूज ये जेड मीन से बड़ा होगा। तो अगर हम ये कंडीशंस यहाँ पे लगाएंगे तो फॉर जीरो जेड, फॉर यहाँ पे यहाँ इसी सॉल्यूशंस के लिए जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसी सॉल्यूशंस के लिए जेड का वैल्यू आएगा 0063। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 - 3 अल्फा। इसी सॉल्यूशंस के लिए जेड आ गया 390, तो यहाँ पे 12 आ गया, और इसी सॉल्यूशंस के लिए जेड इज इक्वल टू 21 मिल गया। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट जेड मीन था वो था 3 - 6 अल्फा। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे 12 जो होगा वो गेटर इज इक्वल टू 3 - 6 अल्फा होगा, ये एक कंडीशन है। इसके बाद 21 जो है वो भी गेटर इज इक्वल टू 3 - 6 अल्फा होगा। ठीक है, और ये एक क्या था 6 - 3 अल्फा, 6 - 3 अल्फा भी गेटर इज इक्वल टू 3 - 6 अल्फा होगा, क्योंकि 3 - 6 अल्फा वो जेड मीन है। इसके बाद क्या आती है कि -6 अल्फा जो है वो लेस इज इक्वल्स टू 9 है। यहाँ पे -6 अल्फा लेस इज इक्वल्स टू 18 है, और यहाँ पे -3 अल्फा जो है वो लेस इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, इसके बाद मैं एक ट्रिक अप्लाई करूंगी यहाँ पे मैं -अल्फा को गामा मान लूंगी। ठीक है, -अल्फा को अगर गामा मान लेती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से इसी केसेस में क्या आ जाएगा कि गामा की जो वैल्यू आ जाएगा वो लेस इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, इसी केसेस में गामा की वैल्यू आ जाएगा लेस इज इक्वल टू 3, और इसी केस में गामा की वैल्यू आ जाएगा लेस इज इक्वल टू 1। अब गामा यहाँ पे अगर 3 होता है, यहाँ पे अगर होता है 3/2, और यहाँ पे अगर होता है 1, तो गामा की वैल्यू लेस देन 3 है, मतलब ये रीजियन है, लेस देन 3/2 है ये रीजियन, लेस देन 1 है ये रीजियन, तो ये है हमारे पास कॉमन रीजियन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया कि जो कंक्लूजन है वो है गामा लेस इज इक्वल टू 1। ये रीजियन कॉमन रीजियन है, तो ये गामा लेस इज इक्वल टू 1 मिल गया। गामा मतलब क्या है कि -अल्फा, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अब बीटा -अल्फा पूछा है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे बीटा प्लस गामा की मैक्सिमम वैल्यू। तो गामा लेस इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे मैक्स वैल्यू क्या मिल गया हमें, मैक्स वैल्यू ऑफ गामा वो आ गया हमारे पास 1, और बीटा तो फिक्स्ड है। बीटा की वैल्यू हमें क्या मिला था, बीटा की वैल्यू मिला था हमें 6, तो बीटा जो है वो तो फिक्स्ड वैल्यू है। अब बीटा प्लस गामा की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए गामा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गामा 1 आ गया। सो यहाँ से आ जाएगा कि मैक्स वैल्यू ऑफ बीटा प्लस गामा दिस इज इक्वल टू, ये 6 है फिक्स्ड है और गामा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो ये 7 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है 7। ठीक है, तो ये था हमारा 5 क्वेश्चंस जो 2020 में आया था एलपीपी से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।